पिछले कुछ दिनों में एक अंतरराष्ट्रीय खबर है जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। वो खबर है स्वेटा की। दरअसल मोरक्को के रास्ते स्पेन के शहर स्वेटा में करीब 60,000 लोग 3-4 दिनों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये शरणार्थी होते हैं, समुद्र के रास्ते आते हैं और इसकी वजह से पूरे यूरोप में जो है तहलका मच गया है। स्पेन को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां सेना तैनात करनी पड़ी स्वेटा में, क्योंकि वहां की मूल आबादी तो 85,000 है। 19 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ शहर है, छोटा सा शहर है, और वहां पर 60,000 लोग आ जाएं तो क्या हालात होंगे। तो इसकी वजह से पूरा यूरोप जो है परेशान हो गया है कि इस तरीके से अगर ये संकट आगे बढ़ता है तो फिर पूरे यूरोप को इम्पैक्ट करेगा। तो अब स्पेन ने जो है सेना वगैरह लगा के, तमाम और सुरक्षाकर्मी लगा के मोरक्को 50,000 लोगों को भेज दिया और 10,000 लोगों को अभी जो बचे हुए हैं करीब उनको भेजने की प्रक्रिया जारी है। किस तरीके से उनको भेज पाएंगे या फिर उनको अभी शरणार्थी के तौर पर दर्जा मिलेगा और वो वहां रहेंगे, या आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में, हम इस सेशन में ये समझेंगे कि स्वेटा क्या है, लोग यहाँ क्यों आते हैं, और क्या यहाँ आकर के फिर सीधे ये यूरोप में यानी स्पेन में चले जाते हैं और वहां से क्या यूरोप में जा सकते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या इन सभी को शरणार्थी का दर्जा मिल जाता है यहाँ पर आते हैं स्वेटा तो, और क्या इस छोटे से जो शहर है, इस शहर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि इनको रोक सके। तो इन सब मसलों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि स्वेटा आखिर क्या है। अगर आप ये मैप देखिए और इस मैप में आप देखिए ये मोरक्को है, और मोरक्को बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। तो आप ये देखिए मैप में ये मोरक्को है, और मोरक्को से थोड़ा सा देखिए उत्तरी तट पर ये आपको स्वेटा दिखेगा। एक छोटा सा देखिए ये स्वेटा है और ये स्पेन का पार्ट है। हालांकि स्वेटा में जो है अपनी सरकार है, उसको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन ये बेसिकली है अफ्रीका में, लेकिन स्पेन का पार्ट होने की वजह से यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यूरोपियन है। एक तरीके उनको यूरोप कानूनी तौर पर यूरोपियन कहा जाता है उनको, लेकिन है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये पूरा स्वेटा। अब बात यह है कि आप कानूनी तौर पर तो यूरोप के हैं, और यही एक बड़ी दिलचस्पी है जो यहाँ पर शरणार्थी बहुत बड़ी पैमाने पर आना चाहते हैं। अब 19 वर्ग किलोमीटर का इलाका, 85,000 की आबादी, बहुत छोटा सा ऑटोनॉमस शहर है ये स्पेन का। यहाँ स्थानीय सरकार है, इनकी विधानसभा है, इनके मतलब बाकायदे यहाँ पर मिनिस्टर्स बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। लेकिन जो विदेश मंत्रालय है, जो सुरक्षा है इनकी, इमिग्रेशन है, ये सब स्पेन की केंद्र सरकार देखती है। और ये बड़ा संवेदनशील एक तरीके से बॉर्डर है, जिसको पूरे यूरोप के लोग, जरा सा भी कुछ यहाँ होता है तो पूरे यूरोप में तहलका मच जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ आते क्यों हैं लोग। तो इसका जवाब यह है कि अफ्रीका और यूरोप का जो मौजूदा जीवन स्तर है वो देखिए आप। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत गरीब है, वहां पर बेरोजगारी है, और आप देखेंगे यूरोप के हालात बहुत अच्छे हैं, वहाँ अमीरी है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो इसकी वजह से लोग यूरोप आना चाहते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी गृह युद्ध चल रहा है, आतंकवाद है, मतलब कहीं भी इस तरीके के हालात नहीं है कि वहां बहुत अच्छे से जीवन यापन लोग करें। उसकी वजह से लोग फिर भागते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वहां से भाग के यूरोप आना चाहते हैं। अब इसमें देखिएगा माली, नाइजर, बुर्किना फासो, सूडान, गिनी, सेनेगल, इरिट्रिया, ये सारे जो देश हैं, ये इन देशों में जीवन स्तर बहुत खराब है। अच्छे जीवन स्तर के लिए ये लोग यूरोप जाना चाहते हैं। अब यूरोप जाएं तो कैसे जाएं? यूरोप जाने के लिए सीधा वीजा तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग मोरक्को पहुंचते हैं, और मोरक्को पहुंच के फिर यहाँ से स्पेन का जो ये शहर है स्वेटा, और एक शहर और है मेलिया, तो मेलिया में भी प्रवेश करने की कोशिश करते हैं ये लोग। और जब अगर यहाँ प्रवेश कर जाते हैं और किसी कहीं कारणों से इनके शरणार्थी बन जाते हैं अगर वहां पर,
तो फिर इनको एक थोड़े से अधिकार मिल जाते हैं, और फिर अगर ये शरणार्थी के तौर पर इनकी अर्जी एक्सेप्ट हो जाती है, इनको ठप्पा लग जाता है कि शरणार्थी हैं, तो फिर इनको यूरोप में जाने का अधिकार मिल जाता है। अब तो समस्या तो ये है कि ये लोग वहां पर तमाम अलग अलग कारणों से आते हैं यहाँ पर। अब बात यह है कि डायरेक्ट क्या स्पेन ये पहुंच जाते हैं यहाँ आके, क्योंकि ये तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, स्पेन जो मेनलैंड है वो तो यूरोप में है, समुद्र है, पूरा समुद्र है पूरा बीच में, तो कैसे पहुंच जाते हैं? तो नहीं पहुंच पाते हैं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं सीधे तौर पर। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मैड्रिड और बार्सिलोना पहुंच गए, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। अब बात यह है कि फिर कैसे पहुंचते हैं, तो पहुंचने का वही तरीका है कि इनको जो है आधिकारिक तौर पे वहां ले जाया जाए, तभी पहुंच सकते हैं, वरना ये नहीं पहुंच सकते, स्वीटा में ही रहना पड़ेगा इनको। अब स्वीटा छोटा सा टापू देश है जिस पर स्पेन का अपना एक तरीके से अब ऑटोनोमस है वो, लेकिन स्पेन का कब्जा है। कभी वहाँ स्पेन की कॉलोनी रही है, अब वो स्पेन के साथ ही रहना चाहते हैं, और ये लोग ये अलग नहीं होना चाहते हैं, तो इसलिए स्पेन का अभी भी वहां पर कब्जा है। अब बात यह है कि शरणार्थी इनको कैसे बनाया जाए, शरणार्थी ये कैसे रहें? तो शरणार्थी रहने के लिए कुछ चीजें होती हैं, वो इनको पूरी करनी पड़ती हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं? वो चीजें ये होती हैं कि आप के वहां वाकई आपकी जान को खतरा हो, गृह युद्ध चल रहा हो, और आप इन हालात में हो वहां के आप रह नहीं सकते, वहां पर रहने की स्थिति, रहने लायक स्थिति नहीं है उस देश में, तब आप असाइलम के लिए, शरणार्थी बनने के लिए आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। सिर्फ गरीबी जो है या नौकरी या बेरोजगारी वजह नहीं होती है जिसकी वजह से आपको असाइलम मिल जाए, बहुत मुश्किल है, उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जान को खतरा है तो मिल जाती है। ये आपको साबित करना होता है, जांच होती है, उसकी बाकायदा इंटरव्यू होता है, सारे जो आपके दावे हैं वो जांचे परखे जाते हैं, तब मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर अचानक इतने लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पर? तो अचानक इस तरीके से पहुंच गए कि स्पेन का सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो लोग बॉर्डर से फेंस को लांघ कर आते हैं उनको तो आप तत्काल भेज सकते हो वापस, उनको स्पेन सरकार वापस तत्काल भेज सकती है, लेकिन जो समुद्र के रास्ते आते हैं, जो समुद्र से आएंगे, उनको आप डायरेक्ट नहीं वापस कर सकते, उनकी आपको जांच करनी होगी। उनके अगर उन्होंने शरणार्थी का असाइलम लेने का एप्लीकेशन दिया है तो वो भी आपको सुनना पड़ेगा, पूरी जांच पड़ताल कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप उन्हें भेज सकते हो। अब ये बात जो है उन लोगों तक पहुंची जो लोग शरणार्थियों को भेजने का काम करते हैं, यानी जो तस्कर हैं, मानव तस्कर हैं, और उन्होंने इस बात को पूरा सब जगह फैला दिया कि देखिए अब आप समुद्र के रास्ते से अगर जाएंगे तो स्पेन की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए तत्काल आपको वापस नहीं कर सकती, आपको वहां ज्यादा दिन रहने का मौका मिलेगा, शरणार्थी भी आप बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप रुक गए, रुकने के बाद तो फिर आप एप्लीकेशन देंगे शरणार्थी होने का, लेकिन अगर आपको तत्काल बॉर्डर से ही भगा दिया गया तो फिर आप कहाँ शरणार्थी का सब एप्लीकेशन देंगे? इसकी एक प्रक्रिया है। तो इस वजह से सब बिल्कुल भागना शुरू किया उन्होंने, समुद्र के रास्ते, फेरी से, तमाम तैर के, और सब जगह से किसी तरीके से वो कि चलो स्वीटा पहुंच चलते हैं बस। इस वजह से ये एकदम से भीड़ बढ़ी, और जो वहां का प्रशासन है, वो आप सोचिए क्या कितना प्रशासन होगा, 85,000 की पूरी आबादी है, 19 वर्ग किलोमीटर का पूरा ये शहर है। अब आप कुछ भी बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन संसाधन तो उतने ही होंगे ना जितना उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए जरूरत है। अब उस पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन एकदम से अचानक से उस शहर में आ जाए तो कोई भी सरकार हो, आपके उपाय, आपके साधन संसाधन कम ही पड़ जाएंगे। तो ये सब पहुंच गए और स्वेटा में, और स्वेटा में फिर जो है तैर करके समुद्र के रास्ते से फेरी, तस्करों से मदद लेकर के तमाम ये सारी चीजें करते हुए वहां पहुंच गए। अब सवाल ये है कि ये जो समस्या है
स्पेन की। ये एक बड़ी पेचीदा समस्या है, ये दुनिया भर के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरीके से अप्रवासी, मतलब इस तरीके से जो इमिग्रेंट्स हैं, इनकी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी जो है वो कहता है कि अगर कोई असाइलम मांगता है तो आप उसे असाइलम दीजिए, उसके जांच पड़ताल कीजिए चीजों को, और क्योंकि बहुत आसान नहीं है फिर इनको वापस भेज देना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब पूरा यूरोप क्यों डरता है कि एक स्पेन का मान लो मामला है, स्पेन में आने दीजिए, तो पूरा यूरोप क्यों डरता है? यूरोप इसलिए डरता है कि यहाँ पर शेंगन एरिया है एक, आपने सुना होगा शेंगन वीजा, अगर आपको मिल जाता है तो 27-28 यूरोप के कंट्री आप घूम लेते हैं, तो वही है शेंगन एरिया। यहाँ इन लोगों ने एक समझौता किया हुआ है, शेंगन समझौता, जिसमें कि अगर आपको एक जगह का वीजा मिला तो बहुत ज्यादा जांच नहीं होती है, आप पूरे यूरोप में उसके जो मेंबर्स हैं वहां आप घूम सकते हैं। तो अब स्पेन में अगर कोई चला गया, और स्पेन में अगर चला गया तो उसके बाद तो वो फिर पूरे यूरोप में जा सकता है, और इसकी वजह से उन हर एक देश के लिए थोड़ा सा ये सुरक्षा का मामला बन जाता है कि कौन है, कौन माफिया है, कौन क्रिमिनल है, कौन कैसा है व्यक्ति जो आया है यहाँ पर। बहुत सारे जासूस भी हो सकते हैं, क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, तस्कर भी हो सकते हैं उसमें, ये एक बार मसला बन जाता है। इसलिए फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब देश जो हैं, इटली, ये सब परेशान हो जाते हैं कि ये मतलब अगर इस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज से यहाँ पर आएंगे यूरोप में लोग, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे अपने नागरिकों के लिए। तो ये पूरे यूरोप की समस्या इस तरीके से बन जाती है। अब पूरे यूरोप में जो राजनीति है वो इसको लेकर के बहुत संवेदनशील है। लेफ्टिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये मानवाधिकार का मामला है, अगर कोई असाइलम मांगता है तो आप उसको दीजिए। और राइटिस्ट जो हैं, कट्टरपंथी, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे नागरिकों की सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सुरक्षा पहले है, बाद में है मानवाधिकार और ये सारी चीजें। और इसीलिए जो है जो राइटिस्ट लोग हैं वो इसका बहुत विरोध करते हैं, और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो अब ये जो माइग्रेशन है, इसमें पूरे राजनीति वहां पर बहुत ज्यादा बटी हुई है, एक मत नहीं है, और इसी से ये लोग चुनाव जीतते हैं, बड़ा मुद्दा है वहां पर। अब आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा तो है बड़ा, लेकिन एक और मुद्दा है जो कि यूरोप को पूरा विरोधाभास में ला देता है। मुद्दा यह है कि यूरोप की जो आबादी है वो बूढ़ी हो चुकी है, और इस बूढ़ी आबादी को अब फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जा सकता है। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए यंग वर्कर्स चाहिए, वो कमी हो रही है। तो अब यूरोप एक तरफ तो ये भी चाहता है कि मजदूर मिले उनको, मजदूर आए, और मजदूर कहाँ से आएंगे? मजदूर आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अब वहां से ठीक रास्ते से लेकर आया जाए, या फिर इस तरीके से भाग के जो आते हैं, जो शरणार्थी हैं, उनसे काम लिया जाए। तो वो चाहते भी हैं कि हमें मजदूर मिले, लेकिन वो अब एक सुरक्षा का भी मसला है कि इस इलीगल तरीके से जो लोग आए हैं, तो अगर इनकी जांच पड़ताल और सारी चीजें नहीं होंगी तो ये किसी भी देश के लिए सुरक्षा का विषय तो बन ही जाता है। तो यूरोप के ज्यादातर कंट्री जो हैं वो इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि क्या करें। उनकी जरूरत भी है, लेकिन उनमें से लीगल तरीके से आए तब तो ठीक है, इलीगल तरीके से आते हैं तो वो हमारे लिए भी खतरा है, वहां के लोगों के लिए भी खतरा है। तो ये दोनों तरीके से एक विरोधाभास में यूरोप जी रहा है। अब भारत क्या सीख सकता है इससे, क्योंकि भारत भी उन देशों में शामिल है जहां पर ये एक शरणार्थियों की एक समस्या बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ क्या है, भारत में बांग्लादेश बॉर्डर से देखिए, खुला है बांग्लादेश बॉर्डर, वहां से आते हैं, नेपाल से आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप म्यांमार से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी पहले श्रीलंका के भी शरणार्थी आए थे। अब श्रीलंका की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, बंगाल का बॉर्डर है, यहाँ पर अभी समस्या बनी हुई है। लाखों की तादाद में जो है माना जाता है कि शरणार्थी भारत के अंदर हैं। अब और वो सब जगह पूरे देश भर में फैल चुके हैं। उसमें कुछ अपराधी भी होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं, गुप्तचर एजेंसियों के लोग भी हो सकते हैं कि वो शरणार्थी बन के अपना यहाँ आए और यहाँ पर पूरा
देश के लिए खतरा बने। इस तरह ये समस्या पूरी दुनिया की ये समस्या है कि अवैध शरणार्थियों की जो समस्या है, इमिग्रेंट्स की जो समस्या है, इस तरीके का। तो केवल ये स्वीटा जो है एक देश की समस्या नहीं है, हमें भारत के लिए भी इससे सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से इस समस्या से, जो भारत के सामने समस्या है, उससे हमें निपटना होगा, सतर्क रहना होगा, देश की सुरक्षा के लिए हमें चौकस रहना होगा। पूरी दुनिया में ये समस्या है, और ट्रंप तो देखिए इसको पूरी तरीके से बहुत पहले से इस चीज को कहते आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई थी। भारत के भी तमाम लोगों को बिल्कुल हथकड़ी लगा के भेजा गया था, बड़ा बवाल हुआ था, आपको याद होगा। तो ये समस्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में है इस तरीके की, और उससे अब पूरा यूरोप भी परेशान है। और स्वीटा जो है शहर छोटा है, और वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और वहां से वहां पर अगर जो आ गया कोई, वो स्पेन का पार्ट बन जाता है, और स्पेन यूरोप का पार्ट है, और इस तरीके से वो यूरोप में जा सकता है। तो ये तो पूरा रहा यहाँ की स्वीटा क्राइसिस का एक तरीके से कि क्या है स्वीटा क्राइसिस, और इससे यूरोप में क्या असर पड़ता है, और यूरोप में के लोग क्यों परेशान हैं, क्यों सरकारें परेशान हैं। अब इस चुनौती को पूरी दुनिया को मिलकर निपटना होगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये क्राइसिस है, और ये क्राइसिस बेसिकली वही है जो पहले गृह युद्ध वगैरह ये ज्यादा की वजह से होती थी कि लाइफ को खतरा है। अभी बदल गया है पूरा सिनेरियो, अभी बदल गया है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, इसकी वजह से लोग दूसरे देशों में जाना चाहते हैं वहां से, जिससे कि जीवन स्तर अच्छा हो सके। सिर्फ लाइफ थ्रेट नहीं रहा अब। तो इन नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाना होगा, इस नजरिए से इस पूरी क्राइसिस को भी देखना होगा। सिर्फ अब मानवीय आधार पे कि जान को खतरा है, जिसकी पूरी ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था कि शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लेकिन अब वो पीछे छूट गया है। वो उसमें 5-10% लोग होंगे, 90% लोग अब वो हैं कि एक जीवन स्तर सुधारने के लिए वो किसी अमीर देश में जाना चाहते हैं, जो अपने से अमीर देश हो, जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना रहती है। तो समस्या अब इस तरीके से हो गई है। तो अब इसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इस तरीके से बनाना होगा, और इस तरीके से समझना भी होगा नए तरीके से इस पूरी समस्या को। तो आप क्या समझते हैं इस पूरी समस्या के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।